आज के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कभी किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए ये संदेश है जो कार्यरत हैं, काम करती हैं और अपने फाइनेंस स्वयं मैनेज कर सकती हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करती हैं। ये वीडियो बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ी कि मेरे पास हाल में कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें महिलाओं ने ये बताया कि उनका सारा फाइनेंस, सारी प्रॉपर्टी की देखभाल, यहाँ तक कि मकान किराए पे देना, किराया कलेक्ट करना, सब उनके हस्बैंड करते हैं, सब उनके पति करते हैं और वही करते आ रहे हैं विवाह के उपरांत थोड़े समय के बाद। लेकिन आज एक महिला है जिसकी 10 साल के बाद तलाक लेने की नौबत आ रही है, लेकिन उसके पास कुछ भी अपना कहने के लिए नहीं है, जबकि वो विवाह से पूर्व नौकरी कर रही थी और बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी। अपनी नौकरी से उसने लोन लेकर एक मकान खरीदा था जिसकी कीमत कुछ वर्ष पहले करीब 1.5 करोड़ थी। उसके हस्बैंड ने उस मकान को ये कह के बिकवा दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये दूसरे शहर में है, हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो इसको बेच दिया जाए, क्या फ़ायदा, वहाँ जा जा के देखना पड़ता है, किराए पे देना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। ये कह के उन्होंने उस मकान को बिकवा दिया। मकान बिक गया। उसके बाद जब उसका पैसा आया, पत्नी के ही अकाउंट में आना था क्योंकि मकान तो उसी के नाम था, परंतु उसके पति ने क्या किया, उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें अपना भी नाम करवा लिया। अब जाहिर है, किसी प्रॉपर्टी में आप किसी और का नाम लिखवाते हैं तो कल को अगर आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी दोनों के नाम है और दोनों की है। आज 10 वर्ष के बाद, विवाह के 10 वर्ष के उपरांत, यदि वो महिला डाइवोर्स लेती है या अपनी प्रॉपर्टी और अपनी संपत्ति को ये सोचे कि मैं अलग कर लूँ और जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं ले लूँ, तो वो इस प्रॉपर्टी में से 50% ही ले पाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड का भी नाम उसमें लिखा हुआ है। जाहिर है, जब पति का नाम प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है तो दोनों आधे आधे 50-50% के मालिक हुए और कानूनी रूप से अब वो महिला उस प्रॉपर्टी में, यद्यपि पूरी उसकी थी, 100% उसका राइट था, परंतु अब राइट उसका कम होके सिर्फ 50% रह गया। जाहिर है, कोई सज्जन पुरुष हो तो कह देगा नहीं ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, पूरा तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन जब आपस में मन मुटाव होता है, आपस में किसी इस तरह की बातें हो जाती हैं कि मामला डाइवोर्स लेने तक पहुँच जाता है, तो अक्सर पति हो या पत्नी वो प्रॉपर्टी को दूसरे को वापस देने में या उसका 50% भी देने में मना कर देते हैं, आनाकानी करते हैं, कहते नहीं, जो है वही है, अब कुछ नहीं दे सकते। और ये जो महिला है, आशा नाम है महिला का, उसने बहुत सोचा था। जब ये प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी ली तो सोचा था कि नहीं, मैं अपने ही नाम रखूं, परंतु वो लिहाज बस अपने पति को ये बात कह ना सकी और पति ने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपना भी नाम उसमें डाल दिया। थोड़े समय तक तो ठीक था मामला, कुछ समय के बाद कुछ बातें ऐसी होने लगी कि आपस में मनमुटाव बढ़ते गए। मनमुटाव इतना बढ़ा कि आज तलाक लेने की नौबत आ रही है और आज उसका पति उसको इस घर का 50% से अधिक देने को तैयार ही नहीं है। यही नहीं, इस महिला के साथ एक और भी बात हुई आशा के साथ कि वो जो भी अपना कमाती थी सब घर में लाके घर पे खर्च कर देती थी, या जहाँ पति ने कहा वहाँ खर्च कर दिया, और यहाँ तक कि उसका एटीएम भी पति के पास था, एड ऑन एटीएम, और वो भी उससे जब चाहे पैसा निकाल के खर्च कर देता था। तो उसके पास अपनी बचत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जब तलाक की बात हुई तो ये हुआ कि मेरी सारी सैलरी इतने साल की
इतने साल जो मैंने अर्न किया वो सब कहाँ है, वो भी मुझे वापस चाहिए। तो पति ने पल्ला झाड़ लिया, कहता वो तो सब घर पे खर्च हो गया। अगर पत्नी कुछ कमाती है, घर पे खर्च करती है, तो वो घर का होता है, तुम्हारा आप कुछ कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। और होता क्या है कि जब इस तरह की बातें होती हैं और मनमुटाव हो जाता है, तो वैसे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। पति कुछ देना ही नहीं चाहता पत्नी को। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो इस उदाहरण से, आशा के उदाहरण से सभी महिलाओं को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जो भी फाइनेंस हैं उनके बारे में सचेत रहें। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसको बेचने के उपरांत कोई और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको अपने ही नाम खरीदें। और दूसरी बात, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के बाद जो भी आपका पैसा है, नौकरी करते समय जो भी आपकी कहना चाहिए सैलरी है, वेतन है, आप लाते हैं, और अगर घर में खर्चा करना है और आपको लगता है कि आपके पति से कुछ मनमुटाव चल रहा है, या आपको संदेह भी होता है, जरा सा भी संदेह होता है कि पता नहीं गाड़ी आगे कैसे चले, तो विशेष रूप से सतर्क हो जाएं। कई महिलाएं तो पहले से ही सतर्क रहती हैं, वो अपना पैसा खर्च ही नहीं करती। कहती हैं ये कमाने का काम तो पति का है, घर चलाने का काम पति का है, मेरा पैसा तो मैं बचत करके रखूँगी और कभी आड़े वक्त में कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, या कभी मकान खरीदना हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो इससे खरीदा जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों की इच्छा हो वैसे करें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पति के कहने से प्रॉपर्टी अपनी बेचने के बाद उसका पैसा कहीं लगा दिया, या पति के नाम भी कुछ खरीद लिया, और आपका जो अपना शेयर है वो कम हो जाता है। और बड़ा मुश्किल होता है बाद में कोर्ट में जाके प्रूव करो कि नहीं, प्रॉपर्टी आपने बेची थी, आपने उस पैसे को लगाया था और आपके पति का सिर्फ नाम है। मुश्किल हो जाती है। और कुछ महिलाएं तो बिल्कुल भी कानूनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकती, उनके लिए बिल्कुल मुश्किल होता है, जैसा कि आशा के केस में है। आशा ने साफ कह दिया, मेरे पास आई, मैंने उसे बताया, जब सारी बातें सामने खुल के आई तो उसने साफ कह दिया, मैं कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती, जो शांति से मिलता है मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं जाके कोर्ट कचहरी करूं और ये सब करूं। तो ऐसे में हो सकता है और भी कोई महिला हो, उसको भी ऐसा ही लगता हो, तो क्यों ना पहले से ही सतर्क रहा जाए और पहले से ही सोच समझकर अपने फाइनेंस, अपनी प्रॉपर्टी सबका ध्यान रखा जाए। और यही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि वो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत तौर पर घर चला रहा है, पति है पत्नी है, यानी कि HUF नहीं है, तो जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनकी सैलरी है, दोनों की अपनी अपनी है, दोनों की मिलके एक नहीं हो जाती, एक आइडेंटिटी नहीं है। यूरोप में कई देशों में ऐसा है, पति और पत्नी की सैलरी मिलके एक आइडेंटिटी बनती है कुछ जगह, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। दोनों पति और पत्नी दोनों अपना अलग अलग हिसाब रख सकते हैं, अलग अलग इनकम टैक्स देते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से ही अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा करते हैं कि एक प्रॉपर्टी कोई खरीदी और दूसरे का भी नाम डाल दिया, तो जाहिर है तो इसमें बाद में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नाम आप रख सकते हैं, पति पत्नी का नाम रख सकते हैं, पत्नी पति का रख सकती है, लेकिन होता क्या है, पत्नियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि यदि उनका नाम बीच में प्रॉपर्टी के जहाँ भी कहीं वो खुद खरीदती हैं और हस्बैंड का नाम डाल देती हैं, तो जाहिर है उसका 50% जो है वो हस्बैंड का राइट बन सकता है। मुश्किल हो जाती है कोर्ट में प्रूव करके सिद्ध करें, तो ये हो जाता है। और इसलिए बेहतर तो यही है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदें, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसको खुद खरीदते हैं, कोई और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अपने ही नाम खरीदें। एक और केस था, ये लता का है। लता ने क्या किया, अपनी जब उसके पिताजी की मृत्यु हुई, माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो पिताजी विल लिख गए थे जिसमें सभी भाई बहन को बराबर का हिस्सा मिला।
तो जाहिर है उसको कुछ रुपया मिलना था। भाई ने उससे पूछा कि भाई ये ऐसे पिताजी बिल लिख गए हैं, तुम्हें जो है उसका हिस्सा मिलना है, तो तुम बताओ कैसे क्या करना चाहते हो। तो बहन से पूछा जब भाई ने, तो बहन ने कहा मैं तो बड़े अपने घर में खुश हूँ, मुझे तो मकान चाहिए नहीं, तुम रखो, तुम ही रहो भैया, कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ऐसे केसेस में, अक्सर भाई लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं ज़रूरत, तुम रेलिंक्विशमेंट डीड लिख दो, और बहनों से रेलिंक्विशमेंट डीड पे साइन करा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो भाई की जो प्रॉपर्टी है, जो पिता ने प्रॉपर्टी दी भाई बहनों दोनों के नाम, उस प्रॉपर्टी में वो अपना अधिकार छोड़ रहे हैं, रेलिंक्विश कर रहे हैं, अपना राइट को छोड़ रहे हैं, अपना कोई भी अब भविष्य में वो उसको क्लेम नहीं करेंगे। और यदि इस तरह का कोई कागज़ बहन साइन करके दे देती है तो भविष्य में वो उस प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं रखती है। तो लता के केस में ऐसा ही हुआ, भाई ने उससे साइन करा लिए। थोड़े समय के बाद पति पत्नी, लता के पति और लता दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हो गया किसी कारण से। और अब लता को लगा कि नहीं, पिताजी ने जो प्रॉपर्टी लिखी है मेरे नाम, मैं उसमें अपने भाई से ले लूँ हिस्सा, या मैं वहीं जाके रह लूँ, बड़ा घर है 2-3 मंजिले का, तो एक मेरा तो बनता ही है कि एक मंजिल मेरा है, मैं वहीं जाके रह लूँ। तो उसने अपने भाई से कहा कि भाई मैं अब वहाँ आना चाहती हूँ, मेरे कुछ ऐसी समस्याएं हो गई हैं घरेलू कि मुझे लगता नहीं है कि हमारी गाड़ी आगे चले, गृहस्थी चल सके, तो आप जो मेरा हिस्सा है प्रॉपर्टी का मुझे दे दो। तो भाई ने साफ मना कर दिया, अब तो कोई सवाल नहीं उठता है, तुमने तो रेलिंक्विशमेंट डीड पे साइन कर दिया है, और वैसे भी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो एक एक कमरा लेके बैठे, मैं तुम्हें कहाँ से कैसे दूँ। साफ भाई मुकर गया और भाई ने मना कर दिया कुछ भी देने से। अब लता के आगे एक समस्या थी कि वो क्या करे, अगर घर छोड़ना है तो कहाँ जाए। तो आपने देखा, अगर वो रेलिंक्विशमेंट डीड ना साइन की होती उसने, और अगर वो कहती अपने भाई से कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम दोनों का ही हिस्सा है, और इसका आधा पैसा आप मुझे दे दो और प्रॉपर्टी आप पूरी ले लो, तब तो मैं रेलिंक्विशमेंट डीड लिख देती हूँ, तो बेहतर होता। और या अगर भाई के पास पैसा नहीं था तो भी वो अपना हिस्सा ले लेती, उसको चाहे किराए पे चढ़ा देती। उस समय तो उसको ज़रूरत नहीं थी भाई को पूरे घर की, वो अपना किराए पे चढ़ा देती तो उसको किराया भी आता और उसकी प्रॉपर्टी बनी रहती उसके पास, और विपत्ति आने पर वो उस मकान को खाली करा के वहाँ शिफ्ट हो सकती थी। तो थोड़ी सी दूरदर्शिता ना होने से, या ये कहिए कि जानकारी के अभाव के कारण, लता अपने पिता के द्वारा दी गई संपत्ति से बेदखल हो जाती है। और अब उसको मालूम है कि अब तो रेलिंक्विशमेंट डीड साइन हो चुकी है और उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में जाती है, उसको चैलेंज करती है, तो बहुत, आपको मालूम ही है कोर्ट कचहरी में कितना समय लगता है, सालों साल लड़ाई लड़ो, भाई से भी रिश्ता खराब हो, उससे क्या फ़ायदा। तो बेहतर है कि अब और रास्ते कोई निकाले जाएं जिससे कि लता अपने पाँव पे खड़े हो सके, कहीं रह सके, वो एक अलग मुद्दा है। बट यहाँ बात हो रही है प्रॉपर्टी को कैसे देखभाल करें, प्रॉपर्टी अपनी कैसे संभाल कर रखें, उस विषय पर। तो उस विषय में बस यही बताना चाहती हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है। आप स्वयं यदि उसकी देखभाल नहीं करेंगे, स्वयं यदि उस प्रॉपर्टी को ऐसे ही रेलिंक्विशमेंट डीड लिखकर किसी को देंगे, तो कल को ज़रूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिलेगी। आज बस इतना ही। अब इसी विषय पर यदि कोई आपके प्रश्न हो तो आप ज़रूर लिखें और मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से भी अपने संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मिलते हैं और अगली बार किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।